चालू हो जाए तो बता दें। तो पहला होता है सिस्टमैटिक। गुड आफ्टरनून बेटा, प्लीज कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। देयर इज सम इशू, आई थिंक नेट का इशू हो सकता है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर वी विल टेक केयर, है ना। तो अभी क्या है कि हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विल स्टार्ट, और अगर इश्यूज आते हैं तो फिर वी विल एंड द क्लास बिकॉज देयर इज सम नेट प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप शेयर कर दीजिए फटाफट, आप शेयर कर लीजिए और हम लोग फिर फटाफट करते हैं। ओके, आप शेयर कर लीजिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल गुड, ओके ऑल गुड है, अभी तो अभी गुड चल रहा है। सो सी, हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटा बेसिक फिजिक्स की। हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिक फिजिक्स की। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है बेटा, मैं आज का रोड मैप आपको समझा देता हूँ। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है, हम लोगों को जो आज डिस्कस करना है वो आप लोगों से आज डिस्कस करना है सोम की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जो लोग बेटा नए हैं, जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। माय नेम इज़ प्रांजुल पांडे। सो ओके, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फटाफट से और लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग आगे की बातें कर सकें, ठीक है। फोकस करिए। So good evening beta, good evening everyone. Okay, so there is some issue in the internet, please wait. कंफर्म करेंगे बेटा अगर सब कुछ सही होगा तो, और आपस में शेयर कर लीजिए, आपस में आप शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ सके, ठीक है। फटाफट देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल हो रही है, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है सब कुछ। आपको लोग, जो लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, इवन आप चाहे 11th क्लास के भी स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, आपके लिए कहीं ना कहीं ये सीरीज़ हेल्पफुल होने वाली है। आपके लिए सीरीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल 100% होने वाली है, आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। ओके ओके, वी विल सी। ओके, तो बेटा हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं। तो हम लोगों को जो आज चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट 2, हमारी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 है, वो हमको पढ़ना है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जो आपको चैप्टर पढ़ना है, जो आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बस मैं एक बात बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नेट प्रॉब्लम, तो अगर बीच में प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को बता देंगे, ठीक है। अभी सब कुछ सही चल रहा है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेस इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, प्लस पॉइजन रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम लोग फटाफट देख लेंगे। क्लियर है बातें? यहाँ पर ये सब चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए, फोकस करिए। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं कि व्हाट इज द नीड, आपकी नीड क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने की नीड क्या है। अगर मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला आपको वही बताना है, नीड, दैट विल कम इनटू इंट्रोडक्शन, दैट विल कम इनटू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें
तो व्हाट इज द नीड, जरूरत क्या है आपको डिफॉर्मेशंस को पता होने की। तो फोकस करिएगा, एज एन इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, आपको डिजाइन करना है, आपको किसी बीम को डिजाइन करना है या फिर व्हाट एवर यू वांट टू डिजाइन, अगर उस पर लोड लगेगा तो कुछ ना कुछ, ये देखिए ये डिफॉर्मेशन, एक है बेटा पूरी बॉडी का मूव होना, एक है कि एक बॉडी रखी हुई है, आपने उसमें फोर्स लगाया, आपने उसमें फोर्स लगाया तो वो पूरी की पूरी बॉडी हमारी मूव कर गई, वो पूरी की पूरी बॉडी हमारी मूव कर गई। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी मूवमेंट, इसको बोलते हैं, हाँ इसको कोई बात नहीं है, वो कल उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी मूवमेंट। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी मूवमेंट, रिजिड। लेकिन अगर आपने कोई लोड लगाया और लोड लगाने की वजह से बेटा आपके इंटरनल जो इसमें डिफॉर्मेशंस हैं वो हो गए, वो आपका इंजीनियर को पता होना बहुत जरूरी है। इफ ही वांट्स टू डिजाइन एनी ब्रिज स्ट्रक्चर, कुछ भी उसको अगर डिजाइन करना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंटरनल डिफॉर्मेशंस हैं ये है कितने। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो यार, हाँ बोलते रहोगे तो मेरे को ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आपको क्यों पढ़ाया गया था जो कि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं था, आपको ये चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाया गया था पर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो आपको पढ़ाया क्यों गया था? वो इसीलिए पढ़ाया गया था कि एज एन इंजीनियर अगर आप बात करें तो मटेरियल में इंटरनल जो भी डिफ्लेक्शंस होने वाले, डिफॉर्मेशंस होने वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। तो बोले अगर हम लोग बात करें, यहां पर लिख दूं मैं properties of material, properties of material under external loading। समझना, अगर आप बाहर से कोई लोडिंग, ये एक्सटर्नल लोडिंग थी तो बोले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल लोडिंग के हिसाब से, एक्सटर्नल लोडिंग जैसे दोगे उसमें डिफॉर्मेशंस होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अंडर एक्सटर्नल लोडिंग या फिर एक्सटर्नल जो डिफॉर्मेशंस होंगे आर एसेंशियल, हमारे लिए एसेंशियल होती हैं, आर एसेंशियल फॉर एन इंजीनियर, एक इंजीनियर के लिए, फॉर एन इंजीनियर। क्यों? तो जो भी उसको करना हो डिजाइन, इफ ही वांट्स टू डिजाइन एनीथिंग, तो इंटरनली हमारी जो भी बातें होंगी उसको हमें पता होना चाहिए। बोले ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये, इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि जब भी आप एक्सटर्नल, सब कुछ हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो जब भी आपका एक्सटर्नल लोड की बातें करेगा तो वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। क्लियर है? ध्यान से देखिए और देखिए, फोकस करेंगे। अगर हम लोग और बातें करें तो डिफॉर्मेशन जो होगा, आपने ये जो डिफॉर्मेशंस की मैंने बात करी ना कि यहां पर जब लोड लगाएंगे तो ये जो डिफॉर्मेशन होगा ये किस किस बातों पे डिपेंड करेगा? तो एक तो डिपेंड करेगा आपका लोड, आपका लोड मतलब आप कितना लोड लगा रहे हैं, लोड एक तो डिपेंड करेगा आपका लोड पे, और दूसरा ये डिपेंड करेगा, देखो यहां पर कितना लोड लगा रहे हैं। जो बीम अगर हम लोग बात करें, जो आपकी बालकनी का छज्जा बनाते हैं जो कि दीवार में घर की ऐसे अंदर रहता है और बाकी आगे जा रहा होता है, तो उसमें जब लोड लगाएंगे तो कितना डिफॉर्मेशन आएगा ये पता करना होता है। जो तो हम लोगों को ये कितना आएगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो बोले एक तो ये करता है लोड पे और दूसरा करता है हमारा जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बोले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो भी हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि वो वुड का है ना, पत्थर है, कि हमारा जो सब मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो वो सारी यहाँ पर कहानी हम लोगों की होती है कि भैया वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है। बोले ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं, फोकस करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ तक हम लोग मोटा मोटा ये सीख गए हैं, फोकस करना, मोटा मोटा ये सीख गए हैं कि अगर कोई बार होगा, अगर कोई बार होगा उसमें हम लोग लोड लगाएंगे तो बेटा एक तो यहां पर जो आएगा वो आएगा डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्म करेगा। फोकस करना, आप किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी मतलब जगह पे हो, आप लोग किसी भी क्लास में हो, आपके लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होगा डिफॉर्मेशन और दूसरा ये देखना, जैसे कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हें कोई बोलेगा आओ मेरे साथ चलो मूवी देखने, तो आपका कहीं ना कहीं अंदर से दिल करेगा, रजिस्ट करेगा, अरे नहीं यार नहीं जाते हैं, एग्जाम आने वाले हैं, ये भले आप बाहर चले जाओगे, आप फेल हो गए मतलब आपने जो संकल्प लिया था उसमें आप फेल हो गए, आप नहीं पूरा कर पाए। कुल मिला के वैसे ही मटेरियल भी है, मटेरियल है ये, इसको मैं खींच रहा हूं, इसको मैं और तेज से खींच रहा हूं, अभी तो ये नहीं टूट रहा है। बोले लेकिन क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि जितनी तेज से मैं खींच रहा हूं उतनी तेज से अंदर इसको पकड़ रखा है किसी ने,
इसको अंदर इसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, इसलिए वो नहीं टूट रहा है। तो वो इंटरनली कोई फोर्स भी होता है जो रेजिस्ट करता है। तो एक चीज और आती है इसमें, और वो आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, दो चीजें हो जाती है, बोला एक तो डिफॉर्मेशन होता है और दूसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां तक की अगर बातें आपको क्लियर है तो बोलो हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अरे हाँ बोलो यार। अरे भैया आवाज जा रही है ना सब? अभी सब ठीक है ना? चलिए तो देखिए, फोकस करिए। यस, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक बिहेवियर, और उस पर थोड़ा सा हम लोग यहां पर कर लेते हैं फोकस। इलास्टिक बिहेवियर, ये इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, पार्शियली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इनको सबको हमको समझना होगा। बोले ठीक है सर, समझाइए। तो समझे, इलास्टिक का मतलब होता है कि किसी मटेरियल पे आपने लोड लगाया, फोकस करना, देखो आप लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन होगा और कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही आप लोड हटाओगे तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हट जाएगा और डिफॉर्मेशन वापस से आ जाएगा, अगर मतलब खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। देखो जैसे कि यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये रबड़ बनाई मैंने, बोले इसको मैंने खींचा एक लिमिट तक, लिमिट से ज्यादा खींच दोगे तो रबड़ टूट जाएगी या फिर रबड़ भी खींच जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इसको अगर आपने खींचा तो यहां पर जब आप लोड लगा रहे थे तो इंटरनली भी कुछ लग रहा था, बोले एक तो वो है, जैसे ही लोड हटाया इंटरनल हट गया और वापस से अपना शेप इसने रीगेन कर लिया, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। उस बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर आपने किसी चीज में लोड लगाया और लोड लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन हुआ और लोड हटाया, लेकिन वो वापस से वो वहां पे नहीं गया, स्प्रिंग जैसे होती है ना, कोई स्प्रिंग देखा होगा आपने, खींची तो वो वापस जाती नहीं है, थोड़ा सा गई, तो एक समझ लो कि आपने खींच दिया मटेरियल, अब वापस नहीं जा रहा है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर आपने लोड लगाया और लोड लगाने के बाद डिफॉर्मेशन आया और आपने जब लोड हटा दिया तो थोड़ा सा वापस चला गया, लेकिन थोड़ा मतलब पूरा ओरिजिनल शेप तक नहीं पहुंचा, थोड़ा रिगेन कर लिया और थोड़ा बचा रह गया, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक। तो एक होता है परफेक्ट इलास्टिक, आप खींचोगे और छोड़ दोगे वापस अपनी जगह पे, एक होता है इनइलास्टिक, खींच लिया तो वो अब वैसे ही रहेगा जैसा था, एक होता है खींचा तो थोड़ा वापस चला गया, उसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक। अब ये जो इलास्टिक में चिल्ला रहा हूं, तो इसको एक टर्म पूछते हैं, बोले इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी क्या होता है? तो ये है प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी है, समझ, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। कोई बच्चा है वो अच्छा पढ़ता है तो अच्छा पढ़ना उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है वो तो अलग बात है भाई, अच्छा बच्चा है खराब बच्चा, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी क्या हो गई? बोले इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, वो बालक की प्रॉपर्टी हो गई, कैसा पढ़ता है तो बोले अच्छा पढ़ता है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये खासियत है। तो इलास्टिसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उसकी वजह से क्या होता है कि बोले अगर इफ लोड इज अप्लाइड, फोकस करना, लोड इज अप्लाइड अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक अगर हम लोड को लगाते हैं, इफ लोड इज अप्लाइड अप टू ए लिमिट, अब दैट लिमिट इज व्हाट लिमिट? उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये लिमिट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, अभी बाद में लिखेंगे वापस आके नाम। तो इफ लोड इज अप्लाइड अप टू ए लिमिट, it regains its original shape रिगेन कर लेता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। अगर आप लोड रिमूवल करोगे, आफ्टर लोड रिमूवल, अगर आप लोड को रिमूव कर दोगे तो वापस से वो अपना शेप रिगेन कर लेगा। मतलब आपने खींचा, बोले ठीक है सर,
और एक लिमिट तक अगर खींचोगे उसके पहले तक तो वापस से वो रिगेन कर लेगा। और ये सब आपको मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अगर इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत पढ़ो तो जानते हो। और इसी लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लिमिट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इसी लिमिट को हम लोग बालक बोलते हैं क्या, इलास्टिक लिमिट। ये सोम और एफएम पूरी तरह से, ये सोम और एफएम का पार्ट है आपके लिए। सोम और एफएम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहां तक की बात क्लियर है? अभी मैं स्ट्रेस रेजिस्टेंस वाला ग्राफ नहीं बनवा रहा हूं, अभी वो तो बाद में देखेंगे। अभी जो मोटे मोटे बातें हैं जो समझने वाली वो उनको सीख रहा है। तो लोड अगर हमारा आप अप्लाई करते हैं एक लिमिट तक, जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, अगर इफ इट रिगेन्स इट्स शेप, ओरिजिनल शेप आफ्टर लोड रिमूवल, अगर आप लोड रिमूव कर देंगे तो वापस से ये हमारा शेप अपना रिगेन कर लेता है। क्लियर है बेटा? ओके सर, डन। अरे बोलो, इसमें कोई डाउट है? अंकित सर क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो अब यहां पर एक नई चीज हम लोग सीखते हैं और वो है, फोकस करना, प्रेशर और स्ट्रेस। फोकस की जरूरत होगी। एक है प्रेशर और दूसरी है स्ट्रेस, इनको समझना होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग जरा फोकस करते हैं। मान लीजिए ये है फैकल्टी आपके कॉलेज की, या फिर बॉस जहां पर आप अभी काम करेंगे, ठीक है। आपको ये काम का प्रेशर देंगे, ये आपको काम का क्या देंगे, प्रेशर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूं, ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, ये है प्रेशर जो कोई बाहरी दुनिया का आदमी आपके ऊपर लगा रहा है, एक्सटर्नल आदमी आपके ऊपर लगा रहा है, उसको बोल दिया प्रेशर। बोले ठीक है। दूसरा है, अब बालक है, अलग अलग बालक अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग बालक अलग अलग तरीके के बिहेव करेंगे। कोई जैसे इस फैकल्टी होगा, असाइनमेंट देगा, मान लो उसने 20 पेज का असाइनमेंट दिया एक रात में करने के लिए, कोई 10 करेगा, कोई 12 करेगा, कोई 20 करने की कोशिश करेगा, कोई खतरनाक 22 करने की कोशिश करेगा, कोई 1 करेगा, कोई कहेगा हमें जरूरत ही नहीं है, देख लेंगे बाद में, मैनेज कर लेंगे। मतलब सॉरी। तो यहां पर क्या होगा कि अलग अलग बालक अलग अलग तरीके से वो प्रेशर को झेलेगा। तो जैसे कि कोई बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेगा, कोई थोड़ा सा कम लेगा, थोड़ा और बढ़ेगा। मतलब स्ट्रेस दैट इज एन इंटरनल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जैसे हम बाहर से इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये टूट नहीं रहा है क्योंकि अंदर से उतने ही बराबर का प्रेशर या स्ट्रेस लगाए दे रहा है। उसको बोलते हैं कितना ये बियर कर रहा है अंदर से, इंटरनल, उसको बोलते हैं इंटरनल। तो प्रेशर इज एन एक्सटर्नल क्वांटिटी, प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल क्वांटिटी है, और स्ट्रेस जो है वो क्या है, इंटरनल क्वांटिटी। इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए कि प्रेशर क्या है, वही आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं बाहर, वो फोर्स अपॉन में एरिया, जो भी नॉर्मल एरिया होने वाला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस एरिया में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रेशर। और दूसरा हमारा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, अगर ये हमारा एरिया है, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया सबको? ये जो हमारा इंटरनल क्वांटिटी की हम लोग अगर बात करें, तो यही बॉडी जो है, यहां पर कोई सेक्शन अगर देखोगे तो अगर इस पे फोर्स बाहर लग रहा है तो अंदर फिर से लगा लेगा। तो कुल मिला के आपका जो यहां पर स्ट्रेस इंटरनल क्वांटिटी की, बोले रेजिस्टिंग फोर्स जो लग रहा होगा, तो अंदर जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा होगा अपॉन में एरिया, उसको बोलेंगे स्ट्रेस। दैट इज एन इंटरनल क्वांटिटी। ये इंटरनली लगता है सिस्टम में, और ये लगता है एक्सटर्नली। क्लियर है बात? अरे बोलो यार, बोलते रहो भाई, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में। यहां तक समझ में आया हो तो बोलिए, तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। प्रेशर हमारा जो बाहर से लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर। इंटरनल क्वांटिटी जो अंदर से हमारा रेजिस्ट करता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अरे अनिकेत, रविले, सुनील, अंजलि, हाँ
भैया हाँ बोलो, सब लोग समझ में आ रहा? अभिषेक, ओके क्लियर, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगली बात जो हमें करनी है बेटा वो करनी है हुक्स लॉ की। अरे सर ये भी हमें पता है। बोले सर क्या पता है, आप बताइए। हुक्स लॉ की क्या कहानी है, ये डायग्राम छोड़ दो, इससे मतलब नहीं है। हुक्स लॉ क्या बोलता है सर, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, फोकस करना, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा अपॉन में जो एरिया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट साथ साथ में हुक्स लॉ में कुछ एजम्पशन फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। तो स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए स्ट्रेंथ, अभी आते हैं बेटा स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेस समझ में आ गया है, स्ट्रेस समझ में आ गया है, प्रेशर समझ में आ गया है, तो स्ट्रेंथ क्या होता है वो आने वाले दिन में समझ में आ जाएगा, कहानी के थ्रू समझाएंगे उसको, ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे। अब मेरी बात, हम यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ पे इसलिए नहीं क्योंकि हम सोम का टच नहीं करना चाहते, सोम पे नहीं आना चाहते, हम लोग पहले मटेरियल को सीखना चाहते हैं। जो कांस्टेंट्स की वैल्यू सीख लेते हैं फिर हम लोग स्ट्रेंथ भी सीख लेंगे, और हमको लगता है कि ज्यादातर लोगों को स्ट्रेंथ पता भी होगी, ठीक है। देखिए फटाफट, स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए अगर हम लोग बात करें, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। बोले ठीक है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है सर। स्ट्रेस को अगर हम बात करें तो स्ट्रेस में ही आप यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट हटाओ, ये इक्वल टू का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो है इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और इनटू में स्ट्रेन। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो जाता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। हाँ भाई, सबसे पहला इसकी यूनिट क्या होगी, तो अब आप लोगों को यूनिट सीखना में हमको नहीं बताइए क्या है। बोले यूनिट के खेल में, बोले यूनिट में स्ट्रेन देखो चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ होता है तो खत्म। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही ई की यूनिट होगी, तो मतलब कितना हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं सर डायरेक्ट, बिल्कुल लिख दो। तो सर डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए फोर्स अपॉन में एरिया वाला है, बोले हाँ। तो सर हमारे हिसाब से फोर्स जो होता था वो होता था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोले हाँ। और आपने 1 मीटर स्क्वायर और कर दिया, बोले हाँ। ये मीटर मीटर कट जाएगा, बोले हाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ml-1t-2, या फिर हम लोग बात करें यूनिट तो बोले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली यूनिट्स रहेंगी। अरे बोलो हाँ है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ वही, ठीक है, क्लियर है बेटा। अरे बोलो यार, फोकस करिए। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, हुक्स का लॉ हो गया। हुक्स का लॉ हमारा बोल दिया कि छोटे डिफॉर्मेशंस के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेन, क्लियर है, हाँ ओके। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये अलग अलग तरीके के होते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपने पढ़ने हैं वो अलग अलग तरीके के पढ़ने हैं जो कि आगे आपको सोम में काम आते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा, क्या होते हैं, फोकस करिए। तो वो किस किस बात पे डिपेंड करेंगे पहले तो ये देख लेते हैं। तो किस किस बात पे डिपेंड करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक तो आपने फोर्स कैसा दिया है, नेचर ऑफ फोर्स। सर मतलब अब एक कंप्रेसिव फोर्स दे रहे हो, टेंसाइल दे रहे हो, सर ये तो हो गया एक, तो एक ही में गिना जाएगा ना लीनियर में। आप फोर्स चारों तरफ से दे रहे हो, दबा रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स दे रहे हो, कोई मिला के मोटा मोटा देखो, एक है प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स देना, एक प्लेन के पैरेलल फोर्स देना। तो ये टाइप ऑफ फोर्सेस आप कैसा कैसा दे रहे हो, है ना, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की, जैसा फोर्स दोगे वैसा स्ट्रेस जनरेट होगा और वैसा ही स्ट्रेन जनरेट होगा। नहीं समझ में आया सर? अबे इस पेन को अगर ऐसे पेन को खींचोगे लीनियरली तो इसमें स्ट्रेन भी लीनियर ही आएगा ना, बात समझ रहे हो। अगर आप इसको आप इस तरह से दबाओगे दोनों तरफ से तो जो दबेगा वो ऐसे ही तो दबेगा, अगर चारों तरफ से दबाओगे तो वॉल्यूम दबेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आए, ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर स्ट्रेन आए, तो इसके बेसिस पे शियर स्ट्रेन आए, इसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं।
इसके बेसिस पे अलग अलग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस। फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस। सर बताइए क्या होता है। बात यह है कि अगर आप लीनियर फोर्स लगाएंगे, कोई बॉडी है और बॉडी पे लीनियर फोर्स आप लगा रहे हैं, लीनियर फोर्स, ठीक है, बोले ठीक है। जब आप एक्सटर्नली ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रेस भी जो जनरेट होगा वो लीनियर स्ट्रेस जनरेट होगा। जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा अंदर पे वो भी आर लगेगा, लीनियर। तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो भी लीनियर स्ट्रेस होगा, लीनियर स्ट्रेस। और वो होगा किसके बराबर, बोले रेजिस्टेंस अपॉन में, रेजिस्टेंस अपॉन में एरिया। कौन सा एरिया, बोले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है। इस डायग्राम से नहीं समझा रहा हूँ, लीनियर में नहीं तो फिर गड़बड़ होगी समझने में, आप इधर ही रहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए स्ट्रेन की बात करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेन भी जो होगा वो लीनियर स्ट्रेन आएगा, लीनियर। बोले मतलब आप इस रॉड में चेंज करेंगे लेंथ का, कितने का आ जाएगा, बोले डेल्टा एल का आ जाएगा। और वो डेल्टा एल का क्या आएगा, बोले डेल्टा एल का चेंज आएगा। तो लीनियर स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें, लीनियर स्ट्रेन दैट वन विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। बोले ठीक है सर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, बोले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फिजिक्स में बात करें तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा से रिप्रेजेंट होता है। गामा दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होगा, बोले गामा बराबर होगा स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस अपॉन में लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस अपॉन में लीनियर स्ट्रेन। वैल्यूज पुट कर दें इसमें जरा अगर, तो गामा लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन क्या आ जाएगा, बोले आर अपॉन में ए, और इधर कितना जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल। इसको सही से लिखोगे तो क्या जाएगा, आर रेजिस्टेंस फोर्स इंटू में एल अपॉन में ए इंटू में डेल्टा एल। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कुल मिला के आपको जो समझना है वो समझना है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो किसके बराबर है, बोले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है लीनियर स्ट्रेस अपॉन में लीनियर स्ट्रेन। क्लियर है बात। ये आपको सबको पता भी होगा ऑलरेडी, आपने पहले से पढ़ रखा होगा, ये सारी कहानी आपको पता होगी और आपको एफएम में भी मिलता है और सो में भी मिलता है। इसको लीनियर को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल के नाम से भी जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल। तो बोले अगर आपको ऐसे बोल देता है, बोले तो बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्ट्रेस, तो बोले लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल नहीं लॉन्गिट्यूडनल। बोले ठीक है सर। काहे काहे ई से वी, सर काहे काहे ई से वी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं। कुल मिला के इलास्टिसिटी तो बहुत सारे हो जाएंगे आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक तो हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, एक हो गया शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अलग अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही हमारा यहाँ पर हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमारा पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब ही वही है कि वो नॉर्मली स्ट्रेस है, शियर की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। अब बात करते हैं बल्क की। बल्क मॉडुलस क्या होता है, फोकस करेंगे। जब पूरा बल्क में हो और बल्क के चारों तरफ प्रेशर लग रहा हो। अब लॉन्गिट्यूडनल की बात नहीं है, हर डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रेशर हर डायरेक्शन से जब लग रहा हो, तो जब हर डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा तो क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, नहीं, पूरा पूरा हर जगह से स्ट्रेन आएगा। और जब हर जगह से स्ट्रेन आएगा, देखो यहां पे दिख रहा है, पहले मान लीजिए ये था, पहले आपका मान लीजिए कुछ ऐसा था, अब कैसा हो गया है, बोले ये हो गया है, अब कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। तो फोकस करिए।
तो यहां पर क्या है कि आपका जो बल्क मॉडुलस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं B से, और सिंपल वही बोले जब आप इसमें चारों तरफ से जब आप फोर्स लगाओगे, जब आप चारों तरफ से इसमें फोर्स लगाओगे, यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करोगे, तो एक तो इसमें स्ट्रेन आएगा, बोले हाँ, तो वो कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से स्ट्रेस कितना आएगा, बोले नॉर्मल स्ट्रेस, जो हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस, ऊपर लिखो वो नॉर्मल स्ट्रेस जो भी लगा रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेस हर तरफ से लग रहा है, हर तरफ से, और अपॉन में जब आप हर तरफ से स्ट्रेस लगाओगे बेटा तो वॉल्यूम में चेंज होगा, तो बोले चेंज इन वॉल्यूम, और वो पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस जो भी हमारा हर तरफ से लग रहा है अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर इसी को हम लोग क्लियरली बोले, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बोले नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले यहाँ पर कितना लग रहा है, बोले फोर्स लग रहा है हर तरफ से, बोले ठीक है, और एरिया है, तो कुल मिला के आपको बोलेगा जब चारों, जैसे कि पास्कल का लॉ, तो आपको बोलेगा कि प्रेशर P लग रहा है, हर तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो P लग रहा है, और आपका चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम पता होगा। अब यहाँ पे बस एक ही बात याद रखना कि अभी तक जो प्रेशर थे वो बाहर की तरफ देखे जा रहे थे, यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ दिखा दिया है, सारा प्रेशर दबा रहा है, जब पास्कल का लॉ भी लगेगा तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, इसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। क्लियर है? अरे भैया बोलते चलियो, सबको क्लियर है यहाँ पे, बोलते चलिए भैया, इफ एवरीथिंग इज फाइन। फटाफट देखिए नेक्स्ट, देखिए इसी बल्क मॉडुलस से रिलेटेड एक टर्म और है, इसी बल्क मॉडुलस से रिलेटेड एक टर्म और है, आपको बताइए क्या है उसको। अब यहाँ पे देखिए ये वाले टर्म जो है ना, ये जो मॉडुलस टर्म है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, अब एक पेज में हम सारी चीजें लिखे ले रहे हैं। बोले सर एक है गामा जो कि है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस जो कि बराबर क्या है, बोले नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, बोले ठीक है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। और दूसरा क्या है, बोले दूसरा है हमारा, एक तो गामा हो गया और दूसरा क्या है, तो बोले दूसरा हमारा हो गया बल्क, बी बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, बोले जो प्रेशर हमारा लग रहा होगा अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब बात ये करना, मेरी बात सुनना, इस जैसे कि एक इस लिखा होता है कि 30 किलोमीटर पर आवर, इसको देखो, इससे क्या समझते हो कि एक घंटे में कितना चल रहा है, एक घंटे में कितनी तेज से चल पा रहा है। वैसे देखो बल्क मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन देखो जरा, एक यूनिट स्ट्रेन के लिए, एक यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए चारों तरफ से कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आगे समझने के लिए, सॉइल से भी रिलेट कर देंगे इसको। एक यूनिट स्ट्रेन को कराने के लिए कितना फोर्स लगाना, कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है चारों तरफ से, उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अरे हाँ बोलो यार। और अगर ये बात समझ में आ रही है तो समझना, अगर एक यूनिट के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो ज्यादा मजबूत है कि कम मजबूत है। अगर इस बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो मटेरियल ज्यादा मजबूत है कि कम मजबूत है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो ज्यादा मजबूत है कि कम मजबूत है, फटाफट बताइए, फटाफट फोकस। हाँ भाई बोलो। अगर बल्क मॉडुलस की वैल्यू, रविलेश, सुनील, सब लोग बोलो भाई, अगर हमारा बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है तो एक यूनिट स्ट्रेन के लिए क्या ज्यादा वैल्यू प्रेशर का लगाना पड़ रहा है, क्या ज्यादा मजबूत है, वेरी गुड। अगर ज्यादा मजबूत है, एक तो ये टर्म हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये रिजिडिटी बताता है, कहीं ना कहीं मजबूती बताता है। अगर इसी का हम लोग उल्टा कर दें, इसी का हम लोग उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल ले ले 1/b, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब हो जाएगा सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब डेल्टा V अपॉन में V और अपॉन में प्रेशर, बोले हाँ। अब फोकस करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोले एक यूनिट प्रेशर लगाने पे
एक यूनिट प्रेशर लगाने पे कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है, एक यूनिट प्रेशर लगाने पे कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है। इससे क्या समझ में आता है बेटा कि अगर एक यूनिट फोर्स लगाने पे, प्रेशर लगाने पे ज्यादा स्ट्रेन आएगा तो ये मटेरियल ज्यादा मजबूत है कि कम मजबूत है, या फिर इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है कि कम है। फिर से, अगर ये हमने इसका उल्टा कर दिया, तो एक यूनिट प्रेशर लगाने पे ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है क्या, मतलब अगर एक यूनिट में कितना आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर ये ज्यादा आएगा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आई तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल में थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो कितना आ रहा है, अगर ज्यादा आ रहा है मतलब तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा सॉइल में, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे से पढ़ोगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, और ये टर्म हम लोग वहां पे बार बार बात करेंगे इसकी, इसको यहीं से रिलेट कर रहे हैं वहां के लिए। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इसको हम लोग यहीं से हम लोग वहां के लिए पकड़ के बैठ रहे हैं। बोले कंप्रेसिबिलिटी होता है इसका उल्टा, कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर है, बोले 1/b, 1/b के बराबर है, ठीक है, 1/b। हाँ भाई जरा बताइए सब लोग, कंप्रेसिबिलिटी मोल। और अगर कंप्रेसिबिलिटी की जब हम इक्वेशन पढ़ाएंगे ना वहां पे, तो देख लेना वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी की इक्वेशन क्या पढ़ाएंगे, बोले सर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन में चेंज इन प्रेशर, जो भी प्रेशर में चेंज करा होगा, जो भी स्ट्रेस में चेंज करा, बस यही लिख देंगे हम और इसी के हिसाब से आंसर्स निकालेंगे। अरे बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो, यहां से वहां जा रहे हैं, यहां से हम लोग वहां जा रहे हैं, अरे वो वैल्यू किससे भी डिनोट करो, कुल मिला के आपको मुद्दा समझ में आ गया है ना। यही अभी मैं स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी में भी समझा दूंगा, यही चीज अभी स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी में भी समझाऊंगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया, अरे बोलो यार, कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया। तो अगर हम लोग एक टर्म आपने देखा होगा F बराबर kx, क्या होता है ये K को हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस। अरे ये वही है, प्रेशर वाली कहानी है, वहां पे बस अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पे K बराबर क्या हो जाएगा, F/x। इसका मतलब क्या हुआ, बोले एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना फोर्स, हाउ मच फोर्स। अगर K ज्यादा मतलब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब मटेरियल मजबूत ज्यादा है, मटेरियल स्टिफ ज्यादा है, मटेरियल स्टिफ ज्यादा है। और वही अगर इसका उल्टा कर दो 1/k जो कि F के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x/f, मतलब एक यूनिट फोर्स लगाने पर कितना डिफ्लेक्शन होगा। बोले इफ 1 यूनिट force is applied, 1 unit force is applied, then how much deflection, तब कितना हमारा डिफ्लेक्शन आएगा अप्लाइड, तो हमारा डिफ्लेक्शन x is how much। तो अगर ये हमारा f ज्यादा है, f यहाँ पे छोटा f है तो छोटे f से डिनोट कर रहे हैं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है मतलब x ज्यादा है, x ज्यादा है मतलब मटेरियल कमजोर है कि फ्लेक्सिबल ज्यादा, बोले फ्लेक्सिबल ज्यादा है। अरे बात समझ में आ रही है, उसमें फ्लेक्सिबल हल्का सा लोड लगाया बहुत फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, इसलिए ये बताता है फ्लेक्सिबिलिटी। और यहीं आपने ये चीज पढ़ी उसी तरीके से, बोले बल्क मॉडुलस ऑफ स्ट्रेंथ और कंप्रेसिबिलिटी, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़िए। ये हमको कहानी आपकी मोटी मोटी हमने समझा दी है, मोटा मोटा हमने इलास्टिसिटी की दो बात बता दी, एक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नेक्स्ट वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है, बताइए सर क्या होता है। बात यह है कि अभी तक जो भी फोर्सेस बात करे थे वो प्लेन के एंगल पे करे थे या परपेंडिकुलर करे थे, इस तरीके से कर रहे थे। इफ यू विल अप्लाई ए फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, अब हम लोग बिल्कुल हम लोग अपनी इंजीनियरिंग में नहीं जा रहे हैं कि हम लोग सिविल की बात करें। आई थिंक सून हमारी क्लास एंड हो जाएगी, काफ़ी सारा डाटा खत्म हो गया है, ठीक है, देयर में भी सम प्रॉब्लम, तो हम लोग फटाफट इतना खत्म करते हैं, जो टॉपिक में लेकर के आओ मैं जल्दी से खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लेन, तो ये मान लीजिए ये स्टिफ है, यहाँ से यहाँ पे एक रिजिड बॉडी, आपने इसको रोक रखा है, इसको ऐसे रोक रखा है बॉडी को, बोले ठीक है। इसका डायग्राम मैं अच्छे से इधर भी दिखा देता हूँ, है ना, आपको मैं अपने हाथ से बना के भी दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए ये है डायग्राम इसका, ये बॉडी है,
ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे करके फिक्स रखी हुई है। आप अगर अलोंग द फेस जिसको बोलते हैं शियर फोर्स, हम नाम ही नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, अलोंग द फेस आप अगर फोर्स लगाएंगे इसमें तो क्या होगा देख लीजिए। अगर ये ए है बेटा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये तो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, तो छोड़ेगा कौन? छोड़ेगा अपनी जगह कौन? बोले ये बी पॉइंट हमारा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वैसे ये भी छोड़ेगा हमारा, और ये हमारा शेप इसका, यहाँ पे अल्टीमेटली चेंज इन शेप विल ऑकर, चेंज इन शेप विल टेक प्लेस, पूरा शेप ही बदल जाएगा, विल टेक प्लेस। पहले इतना क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक है। हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से मिलना है, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, है ना, मत परेशान हो, मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा। देखिए फटाफट, यहां पर मान लेते हैं ये जो आगे जा रहा है, ये जो आगे जा रहा है, ये बी बी डैश पॉइंट है, ये बी डैश पॉइंट है, ये सी डैश पॉइंट है, ठीक है। तो बोले ठीक है सर, बताइए आप इसमें और क्या बताना चाहते हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम लोग बोलना चाह रहे हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या हो, हट गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो बातचीत करना चाह रहे हैं वो शियर स्ट्रेन की करना चाह रहे हैं, और उसी के हिसाब से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। बोले ठीक है सर, देखिए फोकस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो आपको बात बता दें कि यहाँ पर जो बात याद रखना है कि चेंज इन शेप विल टेक प्लेस, दैट मीन्स बॉडी इज शियर्ड, बॉडी में शियर लगा, बॉडी इज शियर्ड। बॉडी इज शियर्ड, क्लियर है। अब वो शियर्ड कितना है कितना नहीं है उसको हम लोग उतार लेते हैं, यहीं से डायग्राम में उठा लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, उठा लीजिए। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, ये हमारा है, बोले ठीक है सर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उसको बोलते हैं जी को, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी किसके बराबर होता है? बोले शियर स्ट्रेस, जो आप शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं अपॉन में शियर स्ट्रेन। अब सर ये सब तो हमें पहले से पता ही नहीं है क्या है, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। बताइए, अगर इस प्लेन में ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, जैसे पीछे वाला पेज देखो, इस प्लेन में ये फोर्स लग रहा है ना, ये देखो, ये शियर फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है अलोंग द प्लेन, और एरिया ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बोले शेयरिंग स्ट्रेस, बोले होगा तो वही ना, शियर फोर्स अपॉन में एरिया, शियर एरिया, तो फोर्स तो एफ है, एरिया ए है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो बोले शियर स्ट्रेन क्या होगा उसकी बात अलग से कर लेते हैं। बोले शियर स्ट्रेन किसके बराबर होगा? तो शियर स्ट्रेन होगा कि कितना आपका चेंज इन लेंथ आया है, कितना आपका यहां पर चेंज इन लेंथ आया है, क्लियर है। देखिए कितना आया, बोले बी बी डैश, बोले ये जो आपका जो बी से बी डैश पहुंच गया ना, वो बोले बी बी डैश आया है, बोले ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी है? बोले ए बी है, इसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन, जो हमारा पूरा शियर हुआ है। बोले यहाँ ये बी से हमारा बी डैश पहुंच गया है, बी से हमारा बी डैश पहुंच गया है, और ये ए बी हमारी इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। जरा बोलना, बी बी डैश अपॉन में ए बी को क्या हम tan थीटा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, tan थीटा, ठीक है। और उसी को हम लोग थीटा के बराबर बोल देते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए। तो ये हमारा शियर एंगल हम लोग थीटा से डिनोट कर देते हैं। ये वाला एंगल जो है इसको हम लोग, ये जो एंगल है इसी को हम लोग थीटा से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, थीटा से, और हम लोग बोल देते हैं कि वो शियरिंग स्ट्रेन एंगल थीटा है, यहाँ पर मॉडुलस। अब देखिए होगा क्या कि आपको सोब में आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये शियर स्ट्रेन हमारा क्या होता है। तो बोले ये वाला एंगल आपको देखना होगा कि ये एंगल कितना है। आगे चल के ये भी इधर खिसक जाएगा या फिर ये इधर खिसक जाएगा, तो जो भी होंगी बातें वो हम लोग कर लेंगे। अरे आप लोग बोलते रहिए, अरे समझ में आ रहा है भाई?
हाँ भाई बोलिए, कमेंट करते रहिए तो हमको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज शियर स्ट्रेन। तो ये F अपॉन में A हो गया, ये शियर स्ट्रेन हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको G की जगह ऐसे भी दिखाते हैं N से। आप अगर फिजिक्स की बुक में देखेंगे तो आपको ये N से मिल जाएगा। क्लियर है? ये हमारा यहाँ तक की कहानी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। तो हमने जो बेटा आज पढ़ लिया है उस पर फोकस कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या बातें पढ़ ली हैं और हमको कल क्या क्या पढ़ना होगा। तो फोकस करिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आज हमने सेकेंड चैप्टर अपना स्टार्ट किया है। सेकेंड चैप्टर में अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें बस ये जानना था कि ज़रूरत क्या है, हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, ये पूरा जो पढ़ाई करनी है उसकी। तो बोले हमको अगर शेयर स्ट्रेन पता हो, मतलब जो भी स्ट्रेन यहाँ पे डिफॉर्मेशंस आने वाले होंगे, वो ज़रूरत है एक इंजीनियर को अपनी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफॉर्मेशन को कंट्रोल करेंगे, एक तो आप लोड कितना लगा रहे हैं और दूसरा मटेरियल की प्रॉपर्टी कितनी है, इस बात पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने बात करी कि जब आप लोड लगाएंगे तो एक तो आपका डिफॉर्मेशंस आएगा और दूसरा इंटरनली कुछ रेजिस्ट करने वाला आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? बोले ठीक है सर। फिर हम लोगों ने बात करी कि बिहेवियर कैसा होता है, होता है परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब वापस से अपने शेप में आ जाएगा अगर आप लोड हटा दोगे। इनलास्टिक का मतलब है कि बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, जहां तक लेके जाओगे वहीं रह जाएगा। इलास्टिक का मतलब, पार्शियली का मतलब क्या है कि थोड़ा वापस आ जाएगा, बाकी का वहीं रहेगा। इससे हमारी तो इलास्टिसिटी, ये जो भी कुछ हो रहा था वो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा था, उस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इलास्टिक लिमिट तक के लोड लगाएंगे और उसके बाद लोड छोड़ देंगे तो वापस से वो अपना शेप जो है रिगेन कर लेगा। बोले ठीक है सर। दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा प्रेशर और स्ट्रेस का। प्रेशर जो एक्सटर्नल आदमी इंटरनल लगा रहा होता है वो तो प्रेशर होता है, और आप उसमें जो है इंटरनल मटेरियल उसको रेजिस्ट करने के लिए कितना प्रेशर लगा है, फोर्स जो है रेजिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो प्रेशर इज एन एक्सटर्नल क्वांटिटी और स्ट्रेस इज एन इंटरनल क्वांटिटी। ये हमारी कहानी है। क्लियर है? और अगर हम लोग बात करें तो हमने बात करी है हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या है? बोले स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ई आ जाता है, और ई का वहां पे हमने पूरी कहानी पढ़ ली, उसकी यूनिट पढ़ ली, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया। क्लियर है? ओके बेटा। नेक्स्ट क्या है? मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरीके के होते हैं, तो वो तरीके किस पे डिपेंड करेंगे? बोले फोर्स कैसा लग रहा है, स्ट्रेस कैसे लग रहा है, स्ट्रेन कैसे है, ये सारी बातों पे। तो इसमें पहला है हमारा यंग्स मॉडुलस, जो कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाता है। और ऐसे ही हमारा दूसरा था बल्क मॉडुलस, जो कि चारों तरफ से जब लोड लग रहा होगा तो बोले चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो अपॉन में जो भी जब चारों तरफ से लगेगा तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, तो बोले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। अभी बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? बोले हमने नेक्स्ट इसमें ये समझाया आपको कि बल्क मॉडुलस का अगर इन्वर्स लोगे तो वो हमारा हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, वो हमारा हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी कि स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, वो भी आपको समझा दिया है कि स्टिफनेस मजबूती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी क्या है। बोले फ्लेक्सिबिलिटी में हम लोग बात करते हैं कि वो एक यूनिट पे कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। ये सब आपको स्टिफनेस मैट्रिक मेथड पे काम आती है। हमने नेक्स्ट पढ़ा रिजिडिटी। अगर आप जो है सरफेस के पैरेलल में फोर्स लगा दोगे तो उसकी कहानी होती है, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की कहानी। और ये हमारा यहाँ पे सारा खेल है। ठीक है। इसके बारे में अब हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कल क्या पढ़ना है, और आगे हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो मेन हमारा जो पार्ट बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है रिलेशनशिप का, स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशनशिप क्या होगी, और पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, वगैरह वगैरह, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, और साथ साथ में हम लोगों को करने होंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। ओके बेटा। अब जिसको बेटा मेरे को अगर आप मैसेज कर दोगे यहाँ पर प्रांजल 18 पे तो भी आपको मैं बता दूंगा, या फिर 7050210579 7050210579 बता देना, मैसेज कर देना, PDF करके मैं भेज दूंगा। ठीक है। ओके बेटा। ओके, थैंक यू एवरीवन।